स्टूडेंट्स, भारत में आधुनिक काल में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ और राष्ट्रवाद के विकास में अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीति थी, उस नीति का जो प्रभाव भारतीयों पर पड़ा और भारतीयों को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि अंग्रेज भारत का न केवल शोषण कर रहे हैं, बल्कि भारतीयों के साथ अंग्रेजों का जो नस्लीय भेदभाव था, जो हेय दृष्टि से अंग्रेज भारतीयों को देखते थे, इन सब कारणों से भारतीयों के अंदर एक राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ और भारतीय संगठित हुए और उन्होंने अंग्रेजी शासन का विरोध आरंभ किया। या हम कह सकते हैं इन्हीं सब कारणों से भारत को स्वतंत्र कराने तथा अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराने का भारतीयों ने प्रयास किया। इल्बर्ट बिल विवाद पर मैंने पिछले शीर्षक में कुछ चर्चा की थी, जिसमें मैंने जो न्यायाधीश थे श्री बिहारी लाल गुप्ता, त्रुटिवश मैंने उनका नाम आर के गुप्ता कह दिया था। यह भूल जो मेरे से हुई, एक तो उस भूल का सुधार मैं करना चाहता हूं कि वह जो न्यायाधीश थे जिनके कारण ये इल्बर्ट बिल विधेयक तैयार किया गया, उनका नाम श्री बिहारी लाल गुप्ता था। दूसरा जो इस विवाद के पीछे मुख्य कारण था, वह कारण था कि अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों को न्याय के क्षेत्र में नस्लीय आधार पर अलग अलग अधिकार प्राप्त थे। यह भी एक विडंबना ही कही जाएगी कि न्यायाधीश जैसे पदों को भी अंग्रेजों ने भेदभाव का एक कारक बनाया, न्यायाधीश के पद में भी भेदभाव किया। और यह इल्बर्ट बिल विवाद उन भारतीयों के लिए भी एक आईना है जिनकी मानसिकता ये है कि वो अंग्रेजों को भारत के लिए एक प्रकार से अंग्रेजी शासन के समर्थक रहे हैं, या अंग्रेजों को एक इस दृष्टि से देखते हैं कि अंग्रेज एक न्यायप्रिय या उनको जैसे संवैधानिक शासन के विकास के रूप में उनका शासन देखते हैं। तो उन्हें इल्बर्ट बिल विवाद को एक बार पुनः इस पे दृष्टिपात करना चाहिए और इस बिल विवाद को अच्छी तरह समझना चाहिए। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? जब अंग्रेजों ने भारत पर अपना शासन आरंभ किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत पर पहले औपनिवेशिक शासन आरंभ किया और 1858 में इंग्लैंड की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधा इंग्लैंड की साम्राज्ञी जो विक्टोरिया थी उस समय, उसके शासन की घोषणा कर दी। 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत पर सीधा ब्रिटेन की साम्राज्ञी या ब्रिटेन का शासन आरंभ हुआ, तो रानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी कि भारतीयों के साथ समानता, हर क्षेत्र में समानता का व्यवहार किया जाएगा और अंग्रेजों के समान ही भारतीय भी ब्रिटिश नागरिक या ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा कहलाएंगे। परंतु व्यावहारिक दृष्टि से यह कभी भी एक प्रकार से कार्य रूप में परिणत नहीं हुआ। व्यावहारिक दृष्टि से कभी भी भारतीयों को अंग्रेजों के समान समानता नहीं मिली और न ही भारतीयों को उनके समान समझा गया। यद्यपि रानी विक्टोरिया ने घोषणा तो अवश्य की, परंतु कार्य रूप में कभी ये परिणत नहीं हो पाया। और जिसे हम देखते हैं इल्बर्ट बिल विवाद के रूप में, वह बिल विवाद क्या था कि 1861 से पहले जो भारत में अंग्रेजों की जो न्याय प्रणाली थी, उस प्रणाली के अनुसार जो है अंग्रेजों के शासनकाल में भी 1861 से पूर्व दो तरह के कानून ब्रिटिश शासन के अंतर्गत चलते थे।
एक कानून थे जो प्रेसिडेंसी नगर थे, जैसे कलकत्ता या मद्रास, मुंबई, जो ये नगर थे, इनमें अलग कानून चलते थे और इन प्रेसिडेंसी नगरों में अंग्रेजी कानून चलते थे, तथा जो ग्रामीण क्षेत्र थे ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत, उनमें मुगल कानून चलते थे। और अंग्रेजों ने एक ऐसी प्रथा बना दी थी कि क्योंकि अंग्रेज जो थे वे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में उनके जो मुकदमे होते थे उनमें अधिकांश अंग्रेज ऐसे अपराधी होते थे जो भारतीयों के साथ अनाचार या हत्या या भारतीयों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते थे। तो उस समय अंग्रेजों ने एक ऐसी प्रथा बना दी थी कि जो प्रेसिडेंसी नगरों में मजिस्ट्रेट होते थे या सेशन जज होते थे, वे भारतीय तथा अंग्रेज दोनों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजों के विरुद्ध या यूरोपियन नागरिकों के विरुद्ध केवल यूरोपीय या हम कहें अंग्रेज न्यायाधीश ही उनके मुकदमे सुन सकते थे। इसका कारण यह था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो अंग्रेज या जो उद्यान मालिक जो अंग्रेज होते थे या यूरोपीय होते थे, वे बड़े अत्याचारपूर्ण शासन, अत्याचारपूर्ण व्यवहार भारतीयों के साथ करते थे और एक प्रकार से हर अंग्रेज अपने को शासक ही समझता था। और इसलिए अंग्रेजों ने एक ऐसी प्रथा विकसित कर दी थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल अंग्रेज न्यायाधीश ही या यूरोपीय न्यायाधीश ही, वैसे वो अंग्रेज होते थे, अंग्रेज न्यायाधीश ही अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकते थे। जबकि प्रेसिडेंसी नगरों में उन्होंने एक दिखावे के लिए ये नियम वो कर दिया कि प्रेसिडेंसी नगरों में भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकता था। अब आपको ताजुब होगा कि ये केवल कहने को ये बात थी, आप समझ सकते हैं कि केवल उस समय 3 भारतीय ऐसे थे जो कि वो भी 1861 में नहीं, 1872 में, 1872 से पहले कोई भी भारतीय जो है न्यायाधीश नहीं था ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में। और 1872 में 3 भारतीय जो है जानपद सेवा में नियुक्त हुए और एक तरह से वो न्यायाधीश का कार्य करने लगे। तो उनमें से एक थे बिहारीलाल गुप्ता। बिहारीलाल गुप्ता पहले कलकत्ता प्रेसिडेंसी नगर में न्यायाधीश थे, तो वहाँ पर वे भारतीय और अंग्रेज दोनों के मामले सुनते थे। किंतु 1882 में उनकी पदोन्नति हुई और वो ग्रामीण क्षेत्र में न्यायाधीश बन गए। जैसे मैंने अभी बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था। अब जब बिहारीलाल गुप्ता जी की पदोन्नति हुई और वो उच्च पद पर पदासीन हुए, लेकिन अब उनके अधिकार कम हो गए। पहले वो कहने भले ही नाम मात्र को हो, लेकिन पहले वो अंग्रेजों के मुकदमे भी सुन सकते थे प्रेसिडेंसी नगर के अंतर्गत, परंतु अब ये हो गया कि उनका पद तो बढ़ा लेकिन अधिकार कम हो गए। उन्होंने इस विसंगति के लिए बंगाल के जो उप गवर्नर थे उस समय एस्लेग ईडन, उनको पत्र लिखा और उन्होंने लिखा उसमें कि ये तो एक न्याय संगत तर्क नहीं है, यह न्याय संगत नहीं है कि पदोन्नति के बाद जो है अधिकार कम हो जाए। और उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के भेदभाव से न्यायिक पद की गरिमा को भी ठेस लगती है। एस्ले ईडन ने इस बात को समझा और वो समझ गए कि वास्तव में ये भेदभाव उचित नहीं है और न्याय की दृष्टि से तो कदापि भी उचित नहीं है। यदि न्यायाधीशों के साथ ही ऐसा भेदभाव हो तो वो न्यायाधीश औरों का न्याय कैसे कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने इस मामले को जो तत्कालीन वायसराय थे रिपन, उनके विधिक सलाहकार या उनके विधिक सदस्य थे इल्बर्ट, तो ईडन ने इसे इल्बर्ट के पास भेजा इस मामले को। इल्बर्ट ने भी इस मामले को समझा तो उनको भी लगा कि न्यायिक दृष्टि ये उचित नहीं है कि एक न्यायाधीश जब कम पद पर हो तब उसके अधिकार ज़्यादा हों और जब उसकी पदोन्नति हो उसका पद बढ़ जाए तब उसके अधिकार कम हों। तो इल्बर्ट ने इस पर एक विधेयक, एक बिल तैयार किया और उसे रिपन के समक्ष रखा। अभी यह बिल जो है इस पर चर्चा हो ही रही थी। इस बिल को पास होने की रिपन भी इसके पक्ष में थे कि जैसे ही अंग्रेजों को इसकी भनक लगी, अंग्रेजों को जैसे ही इस बिल की भनक लगी कि ऐसा बिल तैयार किया जा रहा है जिसमें भारतीय न्यायाधीशों को भी अंग्रेज न्यायाधीशों के समान अधिकार दिए जा रहे हैं, उन्होंने इसके विरुद्ध एक बवंडर, एक आंदोलन खड़ा कर दिया
अंग्रेजों ने इसे अपने जो उनके अपने विशेषाधिकार थे वो अपने को, जैसे मैंने कहा ना कि उस दौर में हर अंग्रेज अपने को शासक समझता था, तो उन्होंने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात बताया और अपने विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने एक संघ तक बना दिया। अंग्रेजों ने व्यापक स्तर पर चंदा इकट्ठा किया। लगभग उस दौर में 1.5 लाख रुपया जो है अंग्रेजों द्वारा चंदा इकट्ठा किया गया और उस चंदे के द्वारा भारत में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड में भी उस चंदे के द्वारा प्रचार किया गया। यह प्रचार किया गया कि किस तरह भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध ही शासन का दुरुपयोग किया जा रहा है। अंग्रेजों का जो संघ था, प्रतिरक्षण संघ, डिफेंस एसोसिएशन, उन्होंने यह प्रचार किया कि क्या भारत में काले लोग हमारा निर्णय करेंगे, क्या वो हमको सजा देंगे, क्या काले भारतीय हमारे मामले सुन करके हमको जेल भेजेंगे, क्या वे हमको आज्ञा देंगे, हम पर आज्ञा चलाएंगे? यह कभी संभव नहीं है। उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और अंग्रेजों को भी इसके लिए तैयार किया, इंग्लैंड में भी और भारत में भी। उन्होंने इस बात के लिए इंग्लैंड में भी और भारत में भी प्रचार किया और इसके पक्ष में अंग्रेजों को तैयार किया। अंग्रेजों का यहां तक कहना था कि भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों को सजा दें या उनके मामले सुने, उससे अच्छा तो यह है कि भारत से अंग्रेजी शासन ही समाप्त हो जाए। परंतु वे यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों के मामले सुने। इस कारण जब उन्होंने पूरे इंग्लैंड में इसका विरोध किया तो यह विवाद जो है एक अंग्रेजों की नस्लीय भेदभाव और उनकी मानसिकता का परिचायक बन गया। और हम देखते हैं कि वास्तव में इस बिल का विरोध करना अंग्रेजों की नस्लीय मानसिकता का घोर परिचायक है, जो यह स्पष्ट करता है कि अंग्रेज किस तरह नस्लीय मानसिकता से ग्रस्त थे और किस तरह भारतीयों के साथ वह भेदभाव करते थे। यही नहीं, अंग्रेजों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कि उन्होंने यह प्रयास किया कि वायसराय लॉर्ड रिपन को उनके निवास पर जो तैनात संतरी हैं, जो सुरक्षा सैनिक हैं, उनको पराजित करके रिपन को बंदी बनाकर स्टीमर में बिठाकर इंग्लैंड भेजा जाए। उन्होंने यहां तक प्रयास किया। साथ ही साथ असम के जो बागान मालिक थे उन्होंने यह षड्यंत्र रचा कि अगर वायसराय रिपन आखेट के लिए असम जाते हैं तो वो इसका अपहरण कर लें और अपहरण करके उसको इंग्लैंड भेज दें। हद तो तब हो गई जब इंग्लैंड की महारानी जो साम्राज्ञी थी विक्टोरिया ने भी रिपन के फैसले की आलोचना की। जो महारानी यह घोषणा कर रही थी कि भारतीय अब जो हैं ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा हैं, ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा हैं और उनको बराबर के अधिकार दिए जाएंगे, वही महारानी जब इस बिल के विरोध में खड़ी हुई और उन्होंने इस प्रस्ताव के लिए उन्होंने रिपन की बुद्धिमत्ता पर संदेह प्रकट किया। कहने का अर्थ यह है कि विक्टोरिया भी नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई बिल पारित हो, और जब उन्होंने देखा कि रिपन ऐसा बिल पारित करने जा रहा है तो उन्होंने रिपन की बुद्धिमत्ता पर ही संदेह कर दिया कि रिपन ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। ये मानसिकता थी ब्रिटिश साम्राज्य की भी। और इंग्लैंड का जो अखबार था, द टाइम्स अखबार, उसने खुलकर रिपन की नीतियों की आलोचना की। परिणाम स्वरूप जब इस तरह जो है इस बिल का विरोध किया गया तो अंततः रिपन को झुकना पड़ा और यह बिल वापस लेना पड़ा। यही नहीं, अब उसने जो व्यवस्था की कि अंग्रेजों के विरुद्ध मामले कौन सुनेगा, उसके लिए एक अलग से जूरी की व्यवस्था की गई और उस जूरी में जैसे 12 सदस्य रखे गए और उन 12 सदस्यों में से भी 7 सदस्य अंग्रेज या अमेरिकन होने आवश्यक थे, कि वे 7 सदस्य अंग्रेज हो या अमेरिकन हो, तभी वह जूरी भी अंग्रेजों के मामले सुन सकती थी। तो आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों की मानसिकता कितनी भेदभावपूर्ण थी। और इसमें हमें इस पर भी कार्य होता है कि इन सब के बावजूद भी कई भारतीय
हमारे कई प्रबुद्ध ऐसे भारतीय रहे हैं जिनको अंग्रेजों की न्यायप्रियता में बड़ा विश्वास था, जो अंग्रेजों की न्यायप्रियता के बड़े कायल थे। तो हम समझ सकते हैं कि इस बिल विवाद के द्वारा अंग्रेजों ने किस तरह अपनी दूषित मानसिकता का, अपनी नस्लीय भेदभावपूर्ण मानसिकता का परिचय दिया।